चलिए आज है ये जो है आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जटिल यौगिक या समन्वय यौगिक। इसको कई नाम से जाना जाता है, समन्वय यौगिक, संकुल यौगिक, जटिल यौगिक, कई नाम से जाना जाता है। जटिल का मतलब होता है जटिल, जब दो या दो से अधिक छोटा छोटा कंपाउंड मिल जाता है तो एक बड़ा कंपाउंड बन जाता है। तो जब दो या दो से अधिक छोटा छोटा भिन्न कंपाउंड मिलता है तो जटिल यौगिक बनता है। जटिल यौगिक या का परिभाषा होता है कि वैसे यौगिक जिसको जलीय विलयन या किसी विलायक में घोलने पर वह अपना अस्तित्व को हमेशा कायम रखता है, उसी को क्या कहते हैं? जटिल यौगिक कहते हैं। और जटिल यौगिक को ही क्या कहते हैं? समन्वय यौगिक कहते हैं, या जटिल लवण को भी हम समन्वय यौगिक कह सकते हैं। अब देखिए यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। हम मैट्रिकुलेशन में 3 प्रकार के यौगिक पढ़े हैं। कौन कौन यौगिक पढ़े हैं? लवण कितने प्रकार के मैट्रिकुलेशन में से पढ़ के आए हैं? 3 प्रकार से, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। और यहाँ 2-3 प्रकार के और जान लीजिए, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन के अलावा मिश्र लवण, जटिल लवण और द्विक लवण। नहीं तो 6 प्रकार के हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने में दिखाई दे रहा है या जो है K2SO4 Al2SO4 into 24H2O, इसको पोटास एलम कहा जाता है। इसका व्यापारिक नाम जो है सो क्या है? फिटकरी है। या एक जटिल लवण है। क्या है? इसमें देखिए ये 2-3 गो यौगिक जुटा हुआ है, पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, जल है, 3 गो मिल गया। या एक और बात समझ लीजिए, इसको हम जल में घोलेंगे तो ये अपना अस्तित्व हमेशा बदलेगा नहीं, अपना अस्तित्व को क्या रखेगा? कायम रखेगा। अगर बदल गया तो वो जटिल लवण नहीं हुआ, समझे? यह देखिए क्रोमेलम, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और 24H2O, यह जो है क्रोमेलम है। कार्नालाइट, उसके बाद है मूर लवण, ये सब क्या है? जटिल यौगिक है, समझे? और इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। यह चैप्टर जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें जो है इसका क्लास आप लोग नहीं छोड़ेंगे, इसमें से 6 नंबर का जो है आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। इसमें आईयूपी सिस्टम, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका स्ट्रक्चर पूछेगा जो 6 नंबर का होगा। ये क्लास आप लोग न छोड़ेंगे, अगर छूट जाता है तो आपको ये वीडियो देखेंगे, ठीक? चलिए हमको जानना क्या है? वर्नर का समन्वय सिद्धांत। तो वर्नर साहब जो हैं वो जटिल यौगिकों के निर्माण करके उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के अध्ययन करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया 1892 ईस्वी में, जिसे वर्नर का समन्वय सिद्धांत कहते हैं, समझे? तो ये जटिल यौगिक तो हम तुरंत बताए, 2-4 जटिल यौगिक बताते हैं और इसका सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होता है वो बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4। कॉपर सल्फेट को यदि हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए अमोनिया के 4 अणु है, कॉपर सल्फेट का 1 अणु। इसको अब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है CuNH3 का होल 4 into SO4। यह एक जटिल यौगिक बन गया, जटिल यौगिक। इसका नामकरण भी बताएंगे। पहले इस जटिल यौगिक के बारे में जानिए। तो इस जटिल यौगिक, एक और हम जटिल यौगिक के बारे में बताते हैं, लिखते हैं K into AgCN का होल 2, एक जटिल यौगिक ये भी है, एक यौगिक। और इसी का हम यदि हम ये हटा देते हैं पोटेशियम को तो ये बन जाएगा AgCN का होल 2 into -1। तो ये हो गया जटिल आयन। ये आयन है ना, यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो उसको आयन ही बोलेंगे। तो ये आपका जटिल यौगिक है, ये जटिल आयन है। यहाँ पर एक जटिल यौगिक। तो अल्फ्रेड वर्नर ने जो है तो जटिल यौगिकों के लिए कुछ नियम दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसके निम्नलिखित हम आपको बता रहे हैं, बातें हैं। तो इसका सबसे पहला बात है कि जटिल यौगिक में 2 प्रकार, धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है। पहला जो संयोजकता है जिसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता ना, प्राथमिक
संयोजकता। ये प्राथमिक संयोजकता जो होता है वह आयनीय होता। आयनीय कहने का मतलब उस पर आयन होता, समझे? वह पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, यह आयनीय होता है। क्या होता है? आयनीय। और दूसरा है द्वितीय संयोजकता। द्वितीय संयोजकता यह जो होता है क्या होता है? नॉन आयनीय होता है, समझे? ये वर्नर का पहला जो सिद्धांत है उसका पहला है कि धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनीय होता है और द्वितीयक संयोजकता नॉन आयनीय होता है। यही ना था? चलिए, और इसी में पहले में है प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में एक दूसरे को संतुष्ट करने की क्षमता होती है या प्रवृत्ति होती है। जैसे कि दोनों मिल जाएगा ना, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पोटेशियम जो है सो क्या है? प्राथमिक संयोजकता है। यहाँ पर जो है ये समन्वय बहुफलक है, इसके बाहर जो होती है वो प्राथमिक संयोजकता होती है। और यह जो है सो क्या है? द्वितीयक संयोजकता होती है। यह नॉन आयनीय भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और यह जो है हमेशा आयनीय ही रहेगा, समझे? तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये उदासीन बन जाएगा। यानी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में एक दूसरे से को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है। आई बात समझ में? चलिए दूसरा इसका नियम है कि प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। ये प्राथमिक संयोजकता है और द्वितीयक संयोजकता ये हुआ, तो द्वितीयक संयोजकता की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। और तीसरा है कि धातु में ये तो लिखा दिए हैं कि प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता में संतुष्ट करने की क्षमता होती है, नहीं? और चौथा है कि सेकेंडरी संयोजकता अंतराकाश में निश्चित दिग निर्देशित होती है। माने द्वितीयक संयोजकता ये है ना, वो अंतराकाश में, ये खुला हुआ स्पेस को कहा जाता है अंतराकाश। इसमें वह दिग निर्देशित होगा जिससे इसकी एक आकृति बन जाती है, मैं बता देता हूँ। और जिसको हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। यानी द्वितीयक संयोजकता अंतराकाश में क्या होती है? दिग निर्देशित होती है। जैसे अभी हम यहाँ पर बता चुके थे ना, CuNH4 का होल 4, यह द्वितीयक संयोजकता था। अगर ये द्वितीयक संयोजकता था ना, इसको हटा दीजिए, अब ये आयनीय है, तो ये होगी इसका ही प्राथमिक संयोजकता था। जो बाहर जो ये समन्वय बहुफलक के अंदर जो होगा वही प्राथमिक संयोजकता होती है। तो यह जो है Cu जो है, Cu के चारों ओर जो है NH3 अगर लग, सॉरी NH3 होगी, NH3 यह अंतराकाश में लग गया ना, तो यह अंतराकाश में जो है इसका एक निश्चित दिशा निर्देशन होता है जिसको हम कहा जाता है समन्वय बहुफलक, समझे? तो ये था वर्नर के समन्वय सिद्धांत। देखिए, वर्नर के सिद्धांत तो हम जाने, लेकिन इसमें जो है वर्नर के सिद्धांत में कुछ दोष भी है। दोष माने कठिनाई, अवगुण। वो सिद्धांत जो नियम दिया उस कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो सिद्धांत को पालन नहीं करता, तो दोषी माना जाता है ना। तो जैसे कि हम बताए थे कि मेंडलीफ साहब जो है तो परमाणु के सिद्धांत के आधार पर जो है से तत्वों का वर्गीकरण करके और आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। तो परमाणु सिद्धांत परमाणु भार के आधार पर सजाए थे ना, तो परमाणु भार के आधार पर सजाए थे, बढ़ते हुए परमाणु भार, तो सबसे कम वाला ज्यादा वाला ओकरा आगे हमेशा ज्यादा वाला था। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट उस समय रखा गया था जिसमें जो है ज्यादा वाला को पीछे या कम वाला को आगे रखा गया था, तो उसका दोष था, समझे? अब देखिए, तो वर्नर जो है, वर्नर का सिद्धांत जो है कहता है कि प्राथमिक संयोजकता, जटिल यौगिकों में प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता में अंतर बताया। वर्नर जो है प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता में क्या बताया? अंतर बताया। और या ये भी बताए कि प्राथमिक संयोजकता जब संतुष्ट हो जाएगा तब द्वितीय संयोजकता का निर्माण होगा। लेकिन जो जटिल यौगिक होते हैं प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में अंतर करना बड़ी मुश्किल होता है, कठिन होता है, इसीलिए इसको क्या माना गया है? दोष माना गया, समझे?
जो बर्नर के सिद्धांत से क्या है, अलग होता है। यह एक, अब इसके बाद जो है हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कुछ प्रमुख पद है, जैसे समन्वय एंटिटी क्या होता है, बहुफलक क्या होता है, समझे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होता है। अब हम अगले दिन ये पढ़ाएंगे।